सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के विज्ञान विषय के सोल्यूशन को लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैंने पढ़ाए थे सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, सब के सब पूछे हुए प्रश्न है और ये सब के सब आप लोगों को सीरीज में भी पढ़ाया था। जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को सुपर फास्ट रिवीजन कराया था उसमें भी ये सारे प्रश्न थे। तो चुंबक द्वारा क्या आकर्षित होता है? लकड़ी तो होगा नहीं, आपको पता है कांच भी नहीं होगा, और आपको पता है क्या होगा? लोहे का बुरादा, क्योंकि लोहे को चुंबक आकर्षित करता है और आप सभी ने कभी ना कभी इसको करके देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें से मिश्र धातु कौन है? तो मिश्र धातु आप सभी को पता है, इन चारों में से पीतल, तांबा, जस्ता में से क्या है, या टिन में से क्या है? पीतल है। तो आपको पता है कि जो पीतल है ये तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डार्विनवाद, लैमार्कवाद दोनों आप लोगों ने पढ़ा था। ये प्रश्न आप कल ही पढ़ करके गए हो। डार्विनवाद किससे संबंधित है? तो आप सभी लोगों को पता है, ये जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है ये दिया है लैमार्क ने। तो यहाँ पर बचा क्या? ऑप्शन 4 जो है योग्यतम की उत्तरजीविता। यही कहा था डार्विन ने कि जो योग्य रहेगा वही जीवित रहेगा। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रक्त के थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, यानी कि जो रक्त का थक्का है वो नहीं बनता। जैसे कहीं पर घाव हो गया, चोट लग गई, तो वो खून बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, वो थक्का नहीं बन पाता है। तो किसके कारण नहीं बन पाता है? कौन से रोग में नहीं बनता है? थैलेसीमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया दिया है उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में जो रक्त का थक्का है वो नहीं बन पाता या उसकी प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही है कि अलीसा परीक्षण इसमें से किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हुए थे और देखिए सारे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया है। अब चलते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी। बहुविकल्पी प्रश्नों में आपने ये पढ़ा था, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी युगलिना। तो बस आपको केवल यही लिखना ही था, 1 नंबर आसानी से आपको मिल गया होगा। फिर रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो आपको पता है 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ, यही आपको लिखना था। इसके बाद मंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि मंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और समूह यानी कि वर्ग तो ये 9 है। ठीक है, तो आपको बस यही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 9 है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो आप सभी को पता है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की क्रिया को ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो कोई तार होता है, तार में बहुत लंबे समय से जा रही है, करंट जा रहा है, तो तार थोड़ा गर्म हो जाता है। तो बस यही है विद्युत धारा का प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बिजली जा रही है उस तार में, साथ ही साथ वो तार हीट हो रहा है, तो ये उसका प्रभाव होता है, वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्युत सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो वे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है, यानी कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीजों को खाते हैं वही होते हैं सर्वाहारी जंतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीजों को खाने वाले ही सर्वाहारी कहलाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। तो आपको बस लिखना था कि जो वस्तुएं चुंबक को आकर्षित करती हैं वो चुंबकीय होती हैं और जो चुंबक को आकर्षित नहीं करती हैं वो अचुंबकीय होती हैं। तो चुंबकीय में आपको दिखाना था लोहा, टिन, निकिल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? ये सब चुंबकीय पदार्थ है। और अचुंबकीय में लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, ठीक है, लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, ठीक है, ये सब आपको लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो प्राथमिक उपचार करने वाले के बारे में आपको पता ही है कि जब कोई दुर्घटना होती है, जो सबसे पहले जो उपचार किया जाता है उस व्यक्ति का, वही होता है प्राथमिक उपचार। किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति से जब पहली बार किसी व्यक्ति को की दुर्घटना में कहीं चोट लगी है, उसका उपचार अगर किया जा रहा है तो वो होता है प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति का धैर्यशाली होना बहुत जरूरी है। उसकी जो स्वभाव है वो मधुर होना चाहिए और वह रोगी को हौसला दिलाने वाला होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो धातु, और एक तरफ इस तरीके से आपको धातु लिखना था और इस तरीके से अधातु डालना था। ठीक है,
तो धातुएं चमकदार होती हैं, आपको पता ही है इनकी सतह चमकदार होती है। तो धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। ये हो गया पहला। फिर इसके बाद दूसरा आपको लिखना था कि धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, जैसे कि पारा। और जो अधातुएं होती हैं ये तीनों अवस्थाओं में होती हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं जो अधातुएं होती हैं। इसके अलावा जो धातुएं होती हैं वो विद्युत ऊष्मा की क्या होती हैं? चालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और जो अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसके बाद दोस्तों जो धातुएं होती हैं ये ऊष्मा और विद्युत का चालन करती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। और अधातुएं ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इतना आपने अगर लिखा होगा तो बहुत है 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कूलाम का नियम बताइए। तो दोस्तों कूलाम का नियम होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है कूलाम का नियम। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला होता है वो F इक्वल टू होता है, यहाँ पर ये K नियतांक है, दो आवेश Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी का R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों कूलाम के नियम का। तो फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन कूलाम का नियम आपको लिखना जरूरी था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। आप देखिए दूरी से व्युत्क्रमानुपाती है और इनके बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियों का उल्लेख करिए। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न 2021 में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी, क्वेश्चन नंबर 16 भी। तो अयस्क से धातु निष्कर्षण में कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त होती हैं? तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और बाद में उनको परिष्कृत करके उपयोग में लाए जाने योग्य बनाने के लिए प्रक्रम को हम धात्विकी या धातुकर्म कहते हैं। और सभी प्रकार के धातुओं को उनके अयस्कों से एक ही विधि से प्राप्त करना संभव नहीं होता है, इसीलिए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें से जो 3 विधियां होती हैं वो निश्चित रूप से होती हैं अयस्क की, समृद्धि, अपचयन और परिष्करण। और आप लोगों को पता ही है सांद्रण विधि, निस्तापन विधि, फेन प्लवन विधि, ये सब अयस्क का सांद्रण करने की विधियां हैं। फिर निस्तापन होता है, भर्जन होता है, ये सारी विधियां इसमें आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, थैलेसीमिया रक्त दोष का परिचय, कारण और लक्षण और परिणाम के बारे में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी 2021 में पूछा हुआ है। 2021 में ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 भी पूछा हुआ है। अगर आपने पिछले ईयर का पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा तो सारे प्रश्न आपके आसानी से हो गए होंगे। तो थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जो एनीमिया और थकान का कारण बनती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बहुत ही कष्टदायक रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो हाथ पैर ठंडे रहना, सूखता चेहरा, वजन न बढ़ना इत्यादि। ठीक है, इन सभी कारणों से अगर व्यक्ति पर ध्यान न दिया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यही सारी चीजें आपको इसमें लिखना था। ठीक है, इसका क्या परिणाम होता है तो ये भी मैंने आपको बता दिया। कारण, लक्षण, परिणाम तीनों हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? दोस्तों जो संक्रमण तत्व होते हैं इनकी जो परिभाषा है वो है, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके 2 सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के जो बाहरी 2 कोष होते हैं वो क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। ये तत्व आंशिक रूप से अपने किसी भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में या डी उपकक्ष में भरे होते हैं और इन्हें आमतौर पर डी ब्लॉक संक्रमण तत्वों के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके बाहरी 2 कोष क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। तो बस आपको यही सारी चीजें इसमें लिखनी थी।